आयन चलन सिद्धांत। स्थिर संपात बिंदु से चर संपात बिंदु के मध्य में चलन होने से हमारा नक्षत्र मंडल प्रतिवर्ष 20 मिनट 25 सेकंड की औसत गति से परिवर्तित होते जा रहा है। कभी अयनान शून्य वर्ष सन 321 में 21 मार्च को उत्तरी खगोलार्ध का विस्तार अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ से चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण तक था। अयनान शून्य वर्ष से वर्तमान तक की काल अवधि के मध्य में 24 दिन से अधिक का ऋतु परिवर्तन हो जाने से अब उत्तरी खगोलार्ध का विस्तार उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण से उत्तरा फाल्गुनी के तृतीय चरण तक हो गया है। भविष्य में भी हमारी आने वाली पीढ़ियों के सम्मुख पृथक नक्षत्र मंडल होगा। आज हम जिस ऋतु में पर्वोत्सव मना रहे हैं, हमारी पीढ़ियां उसी पर्वोत्सव को पृथक ऋतुओं में मनाएगी। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र नौटियाल है। मैं यहाँ पर अपनी शोध आधारित पुस्तक आयन चलन सिद्धांत, जिसे प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस भी कहते हैं, उसके सिद्धांतों को वीडियो के माध्यम से गणना सहित आपके सामने लाने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त मेरी 2 अन्य शोध आधारित पुस्तक अधिक 6 मास निर्णय व सांपातिक काल निर्णय है। इस पर भी भविष्य में वीडियो लाने का प्रयास रहेगा। आयन चलन सिद्धांत के तृतीय भाग आयन चक्र निर्माण विधि में आपका स्वागत है। एक वृत्त बनाएं, उसे 12 बराबर भागों में विभाजित कर दें। एक रेखा से द्वितीय रेखा के बीच में 30 अंशों के अंतराल का भी ध्यान रखें। एक रेखा के सम्मुख मेष राशि, द्वितीय रेखा के सम्मुख वृष राशि। इस प्रकार निरायण मेष आदि 12 राशियों को घड़ी से विपरीत दिशा की ओर उनकी रेखाओं के सम्मुख स्थापित कर दें। मेष से वृष के मध्य में निरायण वैशाख मास, वृष से मिथुन के मध्य में निरायण ज्येष्ठ मास। इस प्रकार निरायण 12 मासों को उनके स्थानों में स्थापित कर दें। मेष रेखा के सम्मुख शून्य अंश रखें। शून्य से 1, 2, 3 आदि के क्रम से घड़ी की दिशा की ओर 360 अंशों की समाप्ति पुनः शून्य मेष पर होगी। ध्यान रखें, 360 अंशों की समाप्ति निरायण मेष शून्य के प्रारंभिक काल में होगी। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें, निरायण मेष पर शून्य अंश, निरायण मकर पर 90 अंश, तुला पर 180 अंश व कर्क पर 270 अंश अयनांश लिखा जाना है। निरायण मेष के प्रारंभिक शून्य से अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों को उनके नक्षत्र मान अनुसार घड़ी से विपरीत दिशा की ओर यथा स्थानों में स्थापित कर देने पर स्थिर भचक्र का निर्माण हो जाता है। चर भचक्र। एक वृत्त बनाएं, उसको 12 भागों में विभाजित कर दें। एक रेखा से द्वितीय रेखा के मध्य में 30 अंशों का ध्यान रखें। एक रेखा पर मेष राशि, द्वितीय रेखा पर वृष राशि। इस प्रकार सायन मेष आदि 12 राशियों को घड़ी से विपरीत दिशा की ओर उनकी रेखाओं में स्थापित कर दें। मेष रेखा पर ही सायन चैत्र मास, वृष रेखा पर वैशाख मास। इस प्रकार सायन चैत्र आदि 12 मासों को उनकी रेखाओं पर घड़ी से विपरीत दिशा की ओर स्थापित कर दें। इसी प्रकार मेष रेखा पर 21 मार्च, यहाँ पर ध्यान दें, 20 मार्च की समाप्ति व 21 मार्च के प्रारंभ से सायन चैत्र मास का प्रारंभ होता है। इसी प्रकार आगे भी समझें। मेष राशि पर 21 मार्च का प्रारंभ, वृष राशि पर 20 अप्रैल, मिथुन राशि पर 21 मई, कर्क राशि पर 21 जून, सिंह राशि पर 23 जुलाई, कन्या राशि पर 23 अगस्त, तुला राशि पर 23 सितंबर, वृश्चिक राशि पर 23 अक्टूबर, धनु राशि पर 22 नवंबर, मकर राशि पर 22 दिसंबर, कुंभ राशि पर 20 जनवरी व मीन राशि पर 19 फरवरी
मीन संक्रांति या फागुन मास के प्रारंभ को लिख दें। यहाँ भी ध्यान रखें कि चैत्र से आगे चैत्र मास के दिनों को चैत्र मास से बैसाख मास के मध्य में लिखा गया है। जैसे चैत्र मास के 30 दिन, बैसाख मास के 31 दिन। इन 31 दिनों को बैसाख से ज्येष्ठ मास के मध्य में लिखा गया है। ज्येष्ठ मास से आषाढ़ मास के मध्य में 31 दिन, आषाढ़ मास से श्रावण मास के मध्य में 32 दिन, श्रावण मास के भाद्रपद मास में 31 दिन, भाद्रपद मास से अश्विन मास के मध्य में 31 दिन, अश्विन मास से कार्तिक मास के मध्य में 30 दिन लिखें, कार्तिक मास से मार्गशीर्ष मास के मध्य में 30 दिन लिखें, मार्गशीर्ष मास से पौष मास के मध्य में 30 दिन लिखें, पौष मास से माघ मास के मध्य में 29 दिन लिखें, माघ मास से फागुन मास के मध्य में 30 दिन लिखें, फागुन मास से चैत्र मास के मध्य में 30 दिन लिखें। फिर भचक्र में अयन गति के 0 अंशों से 360 अंशों तक को लिखा गया था। उस आधार पर मेष से प्रारंभ कर 257.42 अंशों पर एक रेखा खींचे, उसे अपसौर कहें। इसी प्रकार अयन गति में 0 अंश से 77.42 अंशों पर एक रेखा खींचे, जिसे उपसौर कहें। इसके अतिरिक्त मीन से मेष के मध्य में बसंत, मेष से वृष के मध्य में भी बसंत लिखें। वृष से मिथुन व मिथुन से कर्क के मध्य में ग्रीष्म ऋतु लिखें। कर्क से सिंह, सिंह से कन्या के मध्य में वर्षा ऋतु लिखें। कन्या से तुला, तुला से वृश्चिक के मध्य में शरद ऋतु को लिखें। वृश्चिक से धनु व धनु से मकर के मध्य में हेमंत ऋतु लिखें। मकर राशि से कुंभ राशि तथा कुंभ राशि से मीन राशि के मध्य में शिशिर ऋतु को लिखने पर चर भचक्र या सायन भचक्र का निर्माण पूरा हो जाता है। सायन चक्र को निरायण चक्र में इस तरह से स्थापित करें कि वह स्थिर रहकर घूम सके। इन दोनों की संयुक्ति से अयन चक्र का निर्माण हो जाता है। अयन चक्र को देखने की 2 विधि हैं। एक है सायन सम्मुख, दूसरी है निरायण सम्मुख। सायन सम्मुख में यह देखा जाता है कि सायन राशियों के सम्मुख कौन सी निरायण राशि, मास व नक्षत्र स्थित हैं। इसी प्रकार निरायण सम्मुख में यह देखा जाता है कि निरायण मेष आदि 12 राशियों के सम्मुख कौन सी सायन राशि, मास, उनकी प्रविष्टाएं, भोगांश व ऋतु वे गतिशील हैं। यह अयनान शून्य स्थिति है जब सायन मेष के सम्मुख सायन में निरायण मेष, सायन वृष के सम्मुख सायन वृष, यानी कि 12 सायन राशियों के सम्मुख उनके नाम की निरायण राशियां स्थित हैं। यहाँ पर देखें, उत्तरी अयनान शून्य वर्ष में उत्तरी खगोलार्ध का प्रारंभ निरायण मेष राशि से कन्या राशि की समाप्ति तक था। मास आधार पर बैसाख मास के प्रारंभ से अश्विन मास की समाप्ति तक उत्तरी खगोलार्ध का विस्तार था। नक्षत्र के आधार पर अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ से चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण तक उत्तरी खगोलार्ध का विस्तार था। यहाँ पर अगर दक्षिणायन के लिए देखें तो दक्षिणायन निरायण कर्क राशि या पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण से प्रारंभ होता था। उपसौर स्थिति देखें। उपसौर स्थिति के संबंध में यह जान ले कि इस काल में
जो कि 3 जुलाई के आसपास पड़ता है। 21 जून से 13-14 दिन आगे 3 जुलाई के आसपास यह मास, इस समय उपसौर स्थिति मास के समय पृथ्वी पर सबसे कम आकर्षण बल होता है, जिस कारण इसके पथ का विस्तार हो जाता है। 30 अंशों को पूर्ण करने में इसको अधिक समय लगता है। यह मास अन्य मासों की अपेक्षा बड़ा मास होता है। अयनान शून्यवर्त में श्रावण मास सबसे बड़ा मास था। इसी प्रकार अगर हम दक्षिणी खगोलार्ध की स्थिति देखें अयनान शून्यवर्त में, तो तुला से प्रारंभ होकर मीन की समाप्ति तक दक्षिणी खगोलार्ध था। या चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण से रेवती के अंतिम चरण तक दक्षिणी खगोलार्ध था। मास आधार पर कहें तो कार्तिक मास से चैत्र मास की समाप्ति तक दक्षिणी खगोलार्ध था। उत्तरायण का प्रारंभ मकर राशि, निरायण मकर राशि या उत्तराषाढ़ा के द्वितीय चरण से प्रारंभ होता था। अपसौर से 180 अंश की दूरी पर उपसौर की स्थिति होती है। उपसौर 22 दिसंबर से 13-14 दिन बाद यानी कि 3 जनवरी के आसपास का समय होता है। उपसौर काल में पृथ्वी पर सर्वाधिक आकर्षण बल होता है, जिस कारण यह मास अपेक्षाकृत अन्य मासों से छोटा मास होता है। अयनान शून्यवर्त में निरायण माघ मास सबसे छोटा मास था। अयन चक्र निर्माण के पश्चात हम अयनान शून्य वर्ष से द्वापर युग समाप्ति काल व वर्तमान युग की तुलना सायन सम्मुख व निरायण सम्मुख आधार पर करेंगे। सर्वप्रथम आप सायन सम्मुख व निरायण सम्मुख को पुनः समझ लें। सायन सम्मुख से तात्पर्य यह है कि सायन राशियों के सम्मुख कौन सी निरायण राशि, मास व नक्षत्र है। इसी प्रकार निरायण सम्मुख से तात्पर्य यह है कि निरायण राशियों के सम्मुख कौन सी सायन राशि, सायन मास के कुल दिन या प्रविष्ठाएं व ऋतुएं स्थित हैं। द्वापर युग समाप्ति काल के समय 312.21 अयनांश था। सायन मेष को अनुमानित रूप से 312 अंशों के आसपास स्थापित कर दिया गया है। सायन सम्मुख आधार पर वृष राशि ज्येष्ठ मास व रोहिणी नक्षत्र से वृश्चिक राशि मार्गशीर्ष मास व ज्येष्ठा नक्षत्र तक उत्तरी खगोलार्ध का विस्तार था। दक्षिणायन का प्रारंभ सिंह राशि भाद्रपद मास व पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से होता था। सौर की स्थिति अश्विन मास कन्या राशि अश्विन मास पे थी, अर्थात द्वापर युग समाप्ति काल के समय अश्विन मास अपेक्षाकृत अन्य मासों से बड़ा मास था। अब यहाँ पर देखें कि कुंभ राशि फागुन मास व शतभिषा नक्षत्र से उत्तरायण का प्रारंभ हो रहा था और चैत्र मास अपसौर की स्थिति मीन राशि चैत्र मास व पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर थी, अर्थात चैत्र मास अन्य मासों की अपेक्षा छोटा मास था। अब हम द्वापर युग की समाप्ति काल के समय सायन सम्मुख आधार पर 2 अयन बिंदुओं व 2 पाद बिंदुओं पर पड़ने वाली निरायण संक्रांतियों के संदर्भ में स्थूल गणना को करते हैं।
देखें, निरायण मेष के सम्मुख शिशिर ऋतु है, माघ मास व कुंभ राशि है। यदि हम 312.21 अयनांश अंशों से 300 अंश घटा दें तो हमें माघ मास की 12-13 प्रविष्टाएं प्राप्त होती हैं। इन प्रविष्टाओं को 20 जनवरी में युक्त करने पर 1-2 फरवरी प्राप्त होती है। अर्थात निरायण में संक्रांति या बैसाखी शिशिर ऋतु में 1-2 फरवरी को हो रही थी। इसी प्रकार यदि हम दक्षिणायन का प्रारंभ ज्ञात करना चाहें तो हम बैसाख की 12-13 प्रविष्टाओं को 20 अप्रैल में युक्त कर दें तो 1-2 मई को दक्षिणायन का प्रारंभ होता था। यानी कि द्वापर युग समाप्ति काल में दक्षिणायन जो है 1-2 मई को हो रही थी। इसी प्रकार यदि हम निरायण तुला संक्रांति के संदर्भ में श्रावण मास की 12-13 प्रविष्टाओं को 23 जुलाई में युक्त कर दें तो 2-3 अगस्त को निरायण तुला संक्रांति हो रही थी। मकर संक्रांति के संदर्भ में यदि कार्तिक मास की 12-13 प्रविष्टाओं को यदि हम 23 अक्टूबर में युक्त कर दें तो 1-2 नवंबर को द्वापर युग में मकर संक्रांति हो रही थी। इस प्रकार यह निरायण सम्मुख के संदर्भ में समझ लेना चाहिए। यह स्थूल गणना है। अब हम वर्तमान युग में उत्तरी खगोलार्ध आदि स्थिति को देखते हैं। वर्तमान में 10 जनवरी 2026 को अयन चलन सिद्धांत पुस्तक के अनुसार 23 अंश 48 कला व 53 विकला अयनांश है। अतः सायन मेष राशि को अनुमानित रूप से स्थापित कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप उत्तरी खगोलार्ध का विस्तार को देखें। मीन राशि चैत्र मास उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण से कन्या राशि अश्विन मास व उत्तरा फाल्गुनी के चतुर्थ चरण तक उत्तरी खगोलार्ध का विस्तार है। दक्षिणायन का प्रारंभ मिथुन राशि आषाढ़ मास व मार्गशीर्ष नक्षत्र से हो रहा है। अयनान शून्य वर्ष में जहां श्रावण सबसे बड़ा मास था व द्वापर युग के समय अश्विन मास सबसे बड़ा मास था। वर्तमान में आषाढ़ मास सबसे बड़ा मास है क्योंकि अपसौर की स्थिति निरायण आषाढ़ के सम्मुख है। इसी प्रकार वर्तमान में मकर संक्रांति पौष मास व मूल नक्षत्र से प्रारंभ हो रही है और उपसौर की स्थिति निरायण पौष मास में होने से पौष मास सबसे छोटा मास है, जबकि अयनान शून्य वर्ष में माघ मास सबसे छोटा मास था व द्वापर युग की समाप्ति काल में चैत्र मास सबसे छोटा मास था। यह सायन सम्मुख हुआ। अब निरायण सम्मुख के आधार पर यदि हम 21 मार्च में 23-24 प्रविष्टाओं को युक्त कर दें तो हमें निरायण में संक्रांति या बैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल के आसपास मिलता है। स्पष्ट रूप से अयन चलन सिद्धांत के अनुसार 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार होता है। बैसाखी इस समय बसंत ऋतु में चल रही है। यदि हम इन 23-24 अयन अंशों को
चैत्र मास की 30 प्रविष्टाओं से घटा दें तो शेष 6-7 प्रविष्टाएं रहती हैं। इसी प्रकार यदि 6-7 दिनों को हम 70.56 वर्षों से गुणा करें तो 493 या 94 वर्षों पश्चात निरायण मेष राशि या बैसाखी मास या बैसाख मास का प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु में होने लगेगा। निरायण मेष संक्रांति की दिनांक जानने के बाद अब निरायण कर्क संक्रांति की दिनांक को ज्ञात करते हैं। आषाढ़ मास की 23-24 प्रविष्टाओं को यदि हम 21 जून में युक्त करें तो 15-16 के आसपास हमें कर्क संक्रांति का समय प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार निरायण तुला संक्रांति ज्ञात करने के लिए 23 सितंबर में 24 प्रविष्टाओं की अश्विनी मास की 24 प्रविष्टाओं को युक्त करें तो 15-16 अक्टूबर के आसपास हमें निरायण तुला संक्रांति का समय ज्ञात होता है। इसी प्रकार निरायण मकर संक्रांति के लिए 22 दिसंबर में पौष मास की 23-24 प्रविष्टाओं को युक्त करें। युक्त करने पर हमें 14-15 के आसपास 14-15 जनवरी के आसपास निरायण मकर संक्रांति का समय ज्ञात हो जाता है। इसके अतिरिक्त सदैव ध्यान रखें कि उत्तरायण दक्षिणायन ऋतुएं व गोल सदैव सायन आधार पर कहनी चाहिए।